गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, राज्यपाल। पिछली क्लासों में हम लोगों ने केंद्र के बहुत सारे टॉपिक पढ़े केंद्र से संबंधित, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि टॉपिकों को हम लोगों ने पढ़ा। आज जो पढ़ेंगे राज्यपाल, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये राज्यपाल, अब देखें, राज्यपाल जो है यह केंद्रीय यह राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। यानी हम कह सकते हैं, अब इसका वर्णन किसमें है यह भी याद रखें आप। 154 अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति या राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। अब प्रश्न आपका यह भी होगा कि राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 में है। 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। और यह जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा, अनुच्छेद 154 कहता है। क्लियर हुआ? जैसे हम लोगों ने जब केंद्र की कार्यपालिका को पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, ये आप जानते हैं। उसी तरह से, जिस तरह से हम केंद्र में राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उसी तरह से लगभग थोड़ा सा अंतर होगा। राज्य में राज्यपाल उसी तरह से है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी आयु क्या होनी चाहिए, उसकी जैसे वहां निर्वाचन होता था यहां नियुक्ति होगी, ये सारी चीजें अभी पढ़ेंगे विस्तार से। अभी ये समझें यहां पर कि राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। 154 कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति या किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। या राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। या राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल है। समझ में आया? यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास। राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल। ये समझ, ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 154 कहता है। अब देखें, प्रश्न आपसे है कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? किस भाग में, संविधान के किस भाग में राज्यपाल का उल्लेख है? तो क्या कहेंगे? भाग 6। वैसे ही जब हम केंद्र पढ़ रहे थे तो एक तरह से कहें कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है एक तरह से राज्यों में राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब देखें कि राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में? तो भाग 5 में। और राज्यपाल संविधान के किस भाग में? तो भाग 6 में। अब यह प्रश्न है कि जो कार्यपालिका है राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है? तो ये यहां देखें कि अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167, अनुच्छेद, यहां ध्यान से देखें, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 167 अनुच्छेद तक क्या है? राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका से संबंधित बातें हैं। केंद्र की कार्यपालिका में आप लोगों ने पढ़ा है, याद होगा कि केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या है? का हेड कौन है? तो राज्यपाल है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत और कौन आता है? मुख्यमंत्री आते हैं। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? तो जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
महान न्यायवादी होते थे केंद्र में, उसी तरह से महाधिवक्ता होते हैं राज्यों में। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, और थोड़ा सा जोड़कर आप पढ़ेंगे तो याद करने में सहूलियत हो जाएगी। तो राष्ट्रपति को भाग 5 में पढ़ते हैं, जो कि केंद्र की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। राज्यपाल को संविधान के भाग 6 में पढ़ते हैं, जो राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 153 में, 153 में है। उसके बाद से देखें कि अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो है वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देखें कि पिछली क्लासों में जिस तरह से हम पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ा हम लोगों ने कि योग्यता क्या हो, योग्यता, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते थे कि योग्यता के बाद इसकी नियुक्ति या चुनाव हुआ की प्रक्रिया हो इसमें, तो चुनाव की प्रक्रिया या नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो। उसके बाद से क्या पढ़ते हैं कि नियुक्ति के बाद शपथ कौन दिलाता है, कैसे लेता है। इसके बाद शपथ के बाद हम देखते हैं कार्यकाल कितने दिन का होता है। कार्यकाल के बाद वेतन भत्ते, वेतन कितने मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि त्यागपत्र और कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां क्या हैं। तो यहां भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि योग्यता, राज्यपाल की योग्यता, इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए। इसे नियुक्ति इसकी होती है या इसका चुनाव किया जाता है। तो हम जानते हैं राज्यपाल की चुनाव नहीं होता, नियुक्ति होती है। इसे शपथ कौन दिलाता है। त्यागपत्र जो है, कार्यकाल कितने दिन का होता है, वेतन क्या मिलते हैं, त्यागपत्र ये किसे देते हैं, और शपथ जो है, और इसकी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां क्या है। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति की जो योग्यता है लगभग सेम वैसी ही योग्यता यहां राज्यपाल की होगी। लेकिन राष्ट्रपति का वहां हम देखते थे कि चुनाव होता था, लेकिन यहां राज्यपाल की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करेंगे। और इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलाएंगे। कार्यकाल तो हम देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, लेकिन इनका भी कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रह सकते हैं। उसके बाद से वेतन हम देखेंगे। उसके बाद से त्यागपत्र, तो त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को संबोधित करके देती हैं, और इनकी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां। ये यहां तक आपको समझ में आया होगा कि इसी क्रम में बाकी सभी पिछली क्लासों को हम लोगों ने पढ़ा था। प्रधानमंत्री जो है, उसके बाद मंत्रिपरिषद, या हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति, महान न्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सभी टॉपिक कुछ ऐसे ही पढ़े थे। और ऐसे पढ़ेंगे तो याद करने में कुछ मजा सा आ जाएगा। अब देखें, इसे हम विस्तार से समझते हैं कि जैसे योग्यता 157, नियुक्ति जो है अनुच्छेद 153 में है, शपथ कार्यकाल 156 में है, वेतन 202 अनुच्छेद 202 में है, त्यागपत्र 156 में है, और शक्तियां जो है 166 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका वर्णन अनुच्छेद 157 में है। योग्यता का वर्णन, राज्यपाल की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 157 में है। यह कहता है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा कहता है उसकी आयु 35 वर्ष हो, ठीक है। ये 2 योग्यताएं उसकी महत्वपूर्ण है। यहां ध्यान देंगे कि यही योग्यता आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति की, जब योग्यता पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो। क्लियर है। अब देखें कि ये सही है कि भारत का नागरिक हो, लेकिन राष्ट्रपति में था कि भारत का वह जन्मजात माने जन्म से वह भारत का नागरिक हो, लेकिन ऐसा नहीं। यह जरूरी नहीं है कि राज्यपाल जन्म से भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक हो, यह जरूरी नहीं है। याद रखेंगे, भारत का एक बार प्रश्न पूछा था पीसीएस एग्जाम में, बीपीएससी ने ही पूछ रखा था, तो उसमें दे रखा था कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो।
ठीक है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये गलत है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, ये योग्यता नहीं है उसकी। वो भारत का नागरिक हो सकता है कि उसे जन्मजात नागरिकता ना मिली हो, अन्य तरह से उसने भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो, तो भी वह भारत का राज्यपाल बन सकता है और उसकी आयु 35 वर्ष हो। एक और बात ध्यान रखेंगे कि एक और प्रावधान है, यह भी योग्यता है कि जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा उस राज्य का व्यक्ति न हो। यानी कि यदि बिहार का राज्यपाल किसी को नियुक्त बनाया जा रहा है तो वह बिहार राज्य का नागरिक न हो, वह बिहार राज्य का नागरिक न हो। या यदि उत्तर प्रदेश का उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है तो वह उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं होना चाहिए। यह भी बात याद रखें। एक और बात कही गई कि एक व्यक्ति, इसके पहले 1956 संविधान संशोधन, याद रखेंगे, संविधान संशोधन 7 याद है आपको, मैंने पढ़ाया था जब संविधान के भाग पढ़ रहे थे, वहां मैंने बताया था कि संविधान का भाग 7 निरस्त कर दिया गया। याद है कब किया गया? 1956 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो संविधान संशोधन 7वें द्वारा 7वां भाग हटा दिया गया था। एक बार हम लोगों ने 7वें संविधान के विषय में पिछले क्लासों में पढ़ा था जब हम संविधान के भाग पढ़ रहे थे। अब देखें यहां पे कि 1956 में संविधान संशोधन 7वां हुआ और उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। यह भी बात याद रखेंगे। यह किस संशोधन द्वारा कहा गया? तो संविधान संशोधन 7 1956 में हुआ और इसमें कहा गया, इसके पहले था कि कोई एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन यहां कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस 7वें संशोधन में कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ में आया होगा कि योग्यता जो है भारत का नागरिक हो। यह जरूरी नहीं है कि वह जन्म जात भारत का नागरिक हो, पंजीयन द्वारा भी उसने यदि नागरिकता प्राप्त की हो तो वह भारत का राज्यपाल बन सकता है, उसकी आयु 35 वर्ष हो। ऐसे ही हमने देखा था राष्ट्रपति बनने के लिए भी आयु सीमा क्या थी? 35 वर्ष होती थी। एक और बात ध्यान दीजिए, यहां पे वो छूट गया, वो पहले बता देना था आपको कि विधानमंडल याद होगा, विधानमंडल अनुच्छेद 168 याद है। ये तो बहुत अच्छा से याद कराया था जब हम लोगों ने विधायिका पढ़ा था, याद होगा। जब विधायिका पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने दो तरह की विधायिका पढ़ी थी, एक केंद्रीय विधायिका और एक राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका को हम संसद कहते हैं और राज्य विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। तो केंद्रीय विधायिका यानी संसद का, केंद्रीय विधायिका यानी संसद याद होगा। और संसद के हमने 3 अंग देखे थे, एक देखा था लोकसभा, दूसरा देखा था राज्यसभा और तीसरा देखा था राष्ट्रपति। याद है? यहां से बार बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय विधायिका का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य विधायिका का अभिन्न अंग जो है वो कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। एक अंग है राज्य विधायिका का। राज्य विधायिका में कौन कौन से आते हैं? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इन तीनों से मिलकर राज्य विधायिका बनती है, जिसे विधानमंडल का निर्माण जो है इन तीनों से मिलकर होता है। तो कभी कभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है या नहीं होता है। तो आपको याद हो गया कि राज्य विधानमंडल यानी राज्य विधायिका का अभिन्न अंग जो है राज्यपाल होता है। तो ये समझ लिया आपने कि योग्यता जो है ये क्या है। योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 157 में है। वह भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं हो कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो।
यदि किसी भी तरह से उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह भारत का राज्यपाल बन सकता है। वह व्यक्ति, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और यह भी ध्यान रखा जाता है कि वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं हो। साथ ही साथ लंबे समय से वह राजनीति से एक तरह से संन्यास ले चुका हो। राजनीतिक व्यक्ति को या किसी पार्टी में एक्टिव व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। किसी भी पार्टी के एक्टिव व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। यदि उसने 5 साल पहले एक्टिव हो राजनीति में, लेकिन अब वर्तमान में वह राजनीति में एक्टिव न हो, वैसे ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। यह भी उसकी एक योग्यता है। तो मुझे विश्वास है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, योग्यता समझ लिया हम लोगों ने। अब देखें कि इसकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, इसे कौन नियुक्त करता है। चलिए आइए आगे समझते हैं। 155 कहता है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। कौन? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। अब योग्यता आपने समझ लिया था, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब यह है कि कार्यकाल अनुच्छेद 156A कहता है कि सामान्यतः जो है राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वह कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 156A कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकती हैं। क्लियर हुआ? नियुक्ति कौन करता है? 155 अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर हुआ? अब इसका कार्यकाल जो है राज्यपाल का अनुच्छेद 156A, ऐसे सामान्यतः हम देखते हैं कि राज्यपालों का जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 वर्ष का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी नियुक्ति हो गई तो वो 5 वर्ष के लिए अब रहेंगे। जैसे कि हम देखते थे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता था और चुनाव के बाद राष्ट्रपति महोदय जिस दिन शपथ ले लेते थे तो शपथ लेने से लेकर 5 वर्षों तक वो अपने पद पर बने रह सकते थे। लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में ये सही है, लेकिन राज्यपाल के संबंध में नहीं है। राज्यपाल के विषय में कहा जाता है कि इनकी नियुक्ति होती है, इनका चुनाव नहीं होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करती हैं। इसलिए ये राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। 156 अनुच्छेद 156A कहता है। नियुक्ति समझ लिया, कार्यकाल समझ लिया। अब देखें शपथ की, शपथ इन्हें कौन दिलाता है? शपथ समझे, शपथ इन्हें कौन दिलाता है? तो शपथ का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 159। किसमें? शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में है। अब देखें, पहले इसे मिटाते हैं, इसके बाद से हम शपथ को विस्तार से समझते हैं। आइए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अब जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और राष्ट्रपति महोदय की नियुक्ति के बाद राज्य में जब वो पहुंचते हैं राज्यपाल महोदय, तो इनको शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश राज्य के, यानी हाई कोर्ट के, राज्य में हाई कोर्ट होता है, आप जानते हैं। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं है तो हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल को
पाल को शपथ दिलाते हैं। समझ में आ गया? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्य में हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। यहां तक तो हो गया। अब देखें वेतन। वेतन अनुच्छेद 202 ए, अनुच्छेद 202 ए कहता है कि राज्यपाल का वेतन, भत्ता, अन्य सुविधाएं जो राज्यपाल को मिलती हैं, अन्य या अन्य राज्यपाल से संबंधित जो अन्य मद खर्च का मद होता है, ये सभी जो है राज्य संचित निधि से दिया जाता है। कहां से? राज्य की संचित निधि से, चित निधि से दिया जाता है। वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाएं जो भी हैं जिस पर व्यय होता है राज्यपाल के, वो सभी कहां से खर्च होते हैं? कि राज्य के संचित निधि से। अब हमने राष्ट्रपति के विषय में देखा था कि राष्ट्रपति महोदय का वेतन, भत्ता जो है या जो भी उनके मद पर जो खर्च होता है वो कहां से दिया जाता है? तो भारत सरकार की संचित निधि से, यानी केंद्र की संचित निधि से। और राज्यपाल महोदय का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद जो है 202 में है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि राष्ट्रपति महोदय के वेतन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति महोदय के वेतन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए ये देखते हैं कि जो वेतन आपने समझा। अब वेतन मिलता कितना है? तो आपने देखा कि राष्ट्रपति महोदय को कितना मिलता था, याद है? राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख और उपराष्ट्रपति को आपने देखा था 4 लाख और राज्यपाल को तो 3.5 लाख। याद रखेंगे, ये तीनों क्रम से याद रखेंगे। राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख, उपराष्ट्रपति महोदय को 4 लाख और राज्यपाल महोदय को 3.5 लाख। ये बातें यहां तक मुझे लगता है कि आपने वेतन और ये शपथ की प्रक्रिया समझ ली। अब एक बात और रह जाता है त्यागपत्र, कि त्यागपत्र कैसे देता है? त्याग पत्र ये किसे देता है? तो त्यागपत्र राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। तो ये त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति महोदय को। त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति महोदय। तो त्यागपत्र ये किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय को। त्यागपत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे 156(2). त्यागपत्र का वर्णन अनुच्छेद 156(2) में है। तो त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति महोदय को। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो देख लिया आपने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। अब देखेंगे कि यहां वेतन समझ लिया, त्यागपत्र समझ लिया। अब देखें कि अगर यदि इन्हें हटाने की, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? कोई प्रक्रिया नहीं होती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति को तो हटाने की प्रक्रिया आप जानते हैं कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग कैसे लगता है इसके विषय में विस्तार से हम लोगों ने राष्ट्रपति में समझा था, सबको समझ में याद होगा, याद है ना? तो चलिए अब राज्यपाल को हटाने की क्या प्रक्रिया? कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल की राष्ट्रपति महोदय ऐसे तो कोई काम करेंगे नहीं। जो भी काम करेंगे वो किसके सलाह पर? मंत्री परिषद के सलाह पर। किसके सलाह पर करेंगे? मंत्री परिषद के सलाह पर। तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल महोदय की। और मंत्री परिषद की ही सलाह पर राष्ट्रपति महोदय इनके पद से हटा सकते हैं।
क्लियर हुआ? हटाने की क्या प्रक्रिया होगी? तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय इन्हें हटा सकते हैं। यह नहीं कि विधानसभा लोकसभा ऐसा प्रश्न कभी भी हो कि लोकसभा हटा सकती है, विधानसभा हटा सकती है संसद कुछ नहीं। राष्ट्रपति महोदय मंत्री परिषद की सलाह से जो है राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब आप बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद का उल्लेख है। मंत्री परिषद से संबंधित मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया है, पूरी मंत्री परिषद पर एक क्लास ही है आपकी। अब केवल ये बताएं कि मंत्री परिषद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। क्लियर हुआ? अब चलिए यहां तक आप समझ गए हैं। अब आइए राज्यपाल महोदय की कुछ शक्तियों के विषय में देखें कि कुछ विशेष शक्तियां जो एग्जाम में पीटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तो राज्यपाल की शक्तियों पर मैं विस्तार से एक क्लास लूंगा, लेकिन यह क्लास पीटी के दृष्टिकोण से है, इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट्स से संबंधित चीजें यहां पढ़ेंगे। आइए राज्यपाल की शक्तियों के विषय में पढ़ते हैं। अनुच्छेद यहीं से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 166 यह कहता है कि राज्य की सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं, नाम से ही संपन्न होते हैं। यानी राज्य सरकार, यह लिखे सरकार के सभी कार्य, यानी राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य जो है राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। जैसे केंद्र की कार्यपालिका के सभी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, उसी तरह से अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य सरकार के, राज्य की कार्यपालिका के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। वास्तविक रूप से आप जानते हैं कि पूरी शक्ति जो है राज्यों में मुख्यमंत्री के पास होती है कार्यपालिका की, और केंद्र में पूरी शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है कार्यपालिका की। लेकिन औपचारिक रूप से जो है राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य जो है किसके नाम संबोधित करके किए जाते हैं? तो राज्यपाल के। और केंद्र कार्यपालिका का यदि प्रश्न पूछे तो राष्ट्रपति के नाम से। यहां समझ गए? अब देखें अनुच्छेद 164 याद रखेंगे। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल जो है मुख्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद या मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। केंद्र में हमने क्या देखा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा था? तो राष्ट्रपति महोदय। सबसे बड़े दल के जो नेता होते थे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते थे और नियुक्त करते थे। उसी तरह से राज्य में राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्यपाल महोदय। ये हो गया। अब देखें एक और महत्वपूर्ण पोस्ट, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, इसके विषय में हमने विस्तार से पढ़ा है। जब महान न्यायवादी और महाधिवक्ता एक टॉपिक में पढ़ रखा है। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो यदि महाधिवक्ता के विषय में समझना होगा तो महान न्यायवादी महाधिवक्ता से संबंधित एक टॉपिक है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख लें। बीपीएससी का जो फोल्डर है उसमें पढ़ा है, आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। और महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अब देखें कि यहां तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखें कि
213, एक और अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, याद रखें, अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखें कि यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो एक अध्यादेश जारी करके उससे संबंधित कानून एक बना सकता है, कानून एक अध्यादेश जारी कर सकता है, एक आदेश दे सकता है, समझें कि अध्यादेश जारी करके कोई कार्य करने के लिए या कोई नियम बनाने, अध्यादेश द्वारा, अध्यादेश एक नियम होता है, कानून होता है। यदि किसी कानून की जरूरत पड़े राज्य को और उस समय विधान जो है मंडल नहीं चल रहा हो, उस परिस्थिति में अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल जो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहां तक आपने समझा कि अब ये कब अध्यादेश जारी करता है, जब विधानमंडल नहीं चल रहा होगा तब भी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि विधानमंडल चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश, किसी भी तरह की कोई अध्यादेश जारी नहीं करते हैं। तो यहां तक आपने समझा कि अध्यादेश। अब आप कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अब ये देखा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, यहां तक समझ गए। आइए इसे मिटाते हैं और फिर आगे समझते हैं। सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और सत्र का विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास। विधानसभा के, अब आप एक बताएंगे कि विधानसभा संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा का उल्लेख है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा का उल्लेख है। तो विधानसभा के सत्र बुलाने, सत्र का अवसान करने और विघटन करने का अधिकार जो है ये किसके पास है, तो ये राज्यपाल के पास है। अब देखें कि विधानसभा में यदि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। ये अनुच्छेद 334 कहता है। अनुच्छेद 334 में है कि यदि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राज्यपाल महोदय एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन राज्य विधानसभा में कर सकते हैं। लेकिन संविधान संशोधन हुआ, एक संविधान संशोधन 104 हुआ। कब हुआ 104? 2019 में। याद रखेंगे, ये बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे हमने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि का लोकसभा में हो रहा था और राज्यपाल द्वारा विधानसभाओं में। ये इसको समाप्त कर दिया गया। कब? तो अनुच्छेद 134 के तहत ये काम हो रहा था। राष्ट्रपति जो लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनयन करते थे एंग्लो इंडियन के व्यक्ति को और राज्यपाल महोदय विधानसभाओं में। तो संविधान संशोधन 104 हुआ 2019 में और यह कहा गया कि अब आज के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि का मनोनयन, व्यक्ति का मनोनयन नहीं होगा। न लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय करेंगे और न राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल महोदय करेंगे। तो ये कब से समाप्त कर दिया गया? तो 2019 से। किस संविधान संशोधन द्वारा? 114 द्वारा। किस अनुच्छेद को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 134 को। तो यहां तक आप समझ गए हैं। अब देखें कि राष्ट्रपति के पास कुछ
अन्य शक्तियां हैं, जैसे अनुच्छेद 168, याद रखें, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति है। यानी कि यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है तो उसके दंड को कम कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, या उस पर विराम लगा सकता है, लघुकरण कर सकता है, विराम लगा सकता है, ठीक है। लेकिन मृत्युदंड को यह समाप्त नहीं कर सकता। किसी को मृत्युदंड से बचाने की पावर केवल और केवल राष्ट्रपति को है, लेकिन किसी को बड़ा से बड़ा जो है दंड मिला हो, उस दंड को यह कम कर सकता है, उस पर विराम लगा सकता है, ठीक है, निलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। तो याद रखेंगे, लघुकरण, निलंबन, विराम, ठीक है, ये सभी किसी व्यक्ति को यदि सजा दी गई हो कोर्ट द्वारा तो ये कौन कर सकता है? राज्य का राज्यपाल। लेकिन मृत्युदंड से जो है छुटकारा केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति दिला सकते हैं। ये केवल राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 61 के तहत लघुकरण कर सकते हैं, विराम लगा सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं, ये सारी चीजें होगी। लेकिन मृत्यु दंड हो यदि, तो उसका जो है उससे संबंधित क्षमादान की शक्ति केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति महोदय को है। तो मुझे विश्वास है कि आपको राज्यपाल से संबंधित बहुत सारी चीजें इस क्लास में समझ में आ गई होगी, और पीटी के दृष्टि से लगभग जितने फैक्ट बन सकती हैं वो मैंने आपको यहां समझा दिया है। यदि एक से एक दो बार इस वीडियो को बिल्कुल शांत चित्त से देखेंगे और कोरिलेट करके, यानी पिछले जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है उससे कोरिलेट करके इसे पढ़ेंगे, तो मेरा यह दावा है कि किसी तरह के एग्जाम में, या पीसीएस का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम है, यूपीएससी द्वारा लिए गए जा रहे सीडीएस, एनडीए या आईएएस एग्जाम हैं, इसके लिए ये इतना क्लास काफी होगी आपके लिए। लेकिन ये देखते हुए आपको कोरिलेट करने की आपके पास शक्ति हो, और क्लास को 1 से 2 3 बार देखेंगे तो आपके समझ लेवल जो है ब्रॉड होने लगेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।